Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. As you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and we have also completed chapter number 2, that is Sources of Corporate Finance, third chapter Issue of Shares, fourth chapter Issue of Debentures. Alright, so till now we have completed 4 chapters, and in chapter number 1 we have also completed exercise. ओके एंड इन योर एक्सरसाइज आपको एक क्वेश्चन है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बेसिकली ये जो जस्टिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होता है आपका, ये आपका बेसिक नॉलेज पे होता है कि आपने ये सब्जेक्ट से क्या सीखा हुआ है. ओके तो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको आपको जस्टिफाई करना होता है. तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा है. चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ पे हमने जस्टिफाई के आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर है, जो आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है. दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू डू 4 क्वेश्चंस ओके जस्टिफाई के. अभी सिमिलर चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वही सारी चीज़ें फिर से हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके सो मैं क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होगा, और उसका आंसर जो है वो जस्टिफाई का मैं आपको इस वीडियो में ये वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जस्टिफाई. आपको इसका आंसर भी मैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सो यू कैन प्रिपेयर द notes as well. All right, so let's start now. Okay, so question number 6, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन जस्टिफाई के ऊपर क्वेश्चन आएगा. ओके तो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको जस्टिफाई करना होता है. ओके और ये इसमें आपको टॉपिक का, उस चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. एज यू कैन सी हियर, देर आर टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर इन चैप्टर नंबर 1. तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं करेंगे बिकॉज ये आपका ये साल रिड्यूस्ड हो गया है आपका सेल्फ स्टडी में. एंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे. ऑल राइट, तो एज यू कैन सी हियर, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. सो वी ऑल नो दैट, मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में बोला है दैट बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने जब बेसिक 3 वीडियोस जो मैंने बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वहाँ पे हमने बेसिक्स को है डिस्कस किया है डीपली. तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. वहाँ पे हमने कोड डिस्कस किया था, दैट इज़ SRDP LLB. S मीन्स वॉट, शेयर्स. R मीन्स रिजर्व. D मीन्स डिपॉजिट. D मीन्स डिबेंचर्स. P मीन्स पब्लिक डिपॉजिट. L मीन्स लोन फ्रॉम बैंक. सेकेंड L मीन्स लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एंड बी मीन्स बॉन्ड्स. ओके तो वो वीडियो आप पहले देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक्स क्या होता है. ऑल राइट, नाउ यहाँ पे यू हैव टू जस्टिफाई कि एक फर्म के पास में मल्टीपल सोर्सेज होते हैं. तो हमको पता है कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. सो वेन एवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी कैन इशू शेयर्स, कंपनी कैन यूज देयर रिजर्व्स, company can issue debentures, company can take money from the public, company can take the loan from the bank, company can take the loan from financial institution, and company can issue bonds. ओके तो ये सारे जो सोर्सेस होते हैं कंपनी के पास, तो आपको वही बताना है यहाँ पे कि कंपनी के पास कौन कौन से सोर्सेस है. ओके तो एक बार उसको रीड कर लेते हैं हम लोग अच्छे से. फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, द बिजनेस एंटरप्राइजेस रिक्वायर्ड फाइनेंस फॉर वेरियस पर्पस एट डिफरेंट स्टेजेस एंड फॉर डिफरेंट पीरियड. मतलब कुछ अलग अलग साल के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है, अलग अलग पर्पसेस के लिए चाहिए होता है. समटाइम्स कंपनी वांट्स टू एक्सपांड द बिजनेस, समटाइम कंपनी वांट्स टू परचेज द अनदर मशीनरी. ओके तो ये सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पास ये रिक्वायरमेंट्स कंपनी को होते हैं, उनके पास वेरियस पर्पस होते हैं. ओके एंड वेरियस सोर्सेस होते हैं फ्रॉम वेयर दे कैन रेज द फंड्स. ऑलराइट, सो देखते हैं अभी. द बिजनेस फर्म हैज़ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. When new company start its business, it raises capital through issue of equity shares. तो जब नया बिजनेस होता है वो क्या इशू करता है, इक्विटी शेयर इशू करता है. ऑलराइट, इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विटी शेयर, सो इक्विटी शेयर इज अ बेसिक सोर्स ऑफ द फाइनेंस फॉर द कंपनी. द कंपनी ऑल्सो इशू प्रेफरेंस शेयर्स टू गेट द फंड्स ओनली फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स का हमको पता है इनका डिविडेंड कैसा होता है, फिक्स होता है. व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, सो द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड. ओके तो ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं.
बिकॉज इनको पता है कि इक्विटी शेयर्स परचेज करेंगे तो उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड होगा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स इनका डिविडेंड फिक्स्ड होगा। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। व्हेन कंपनी ग्रोज इट इशूज डेब्ट सिक्योरिटी सच एज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। जब कंपनी आगे बढ़ती है, ओके, सो अभी डिबेंचर इशू करेगी कंपनी, बॉन्ड इशू करती है कंपनी, एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, दैट मीन्स पब्लिक डिपॉजिट्स, बोरोज लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, तो ऐसा क्यों करती है कंपनी? बिकॉज जब नया कंपनी होता है तो उनका अर्निंग इतना नहीं होता है, बट वो कंपनी जब एग्जिस्टिंग कंपनी बन जाती है, जब थोड़ी पुरानी हो जाती है, कंपनी का बिजनेस चलने लगता है, तो कंपनी फिर डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके अपना फंड जो है रेज करती है फ्रॉम द मार्केट। ऑलराइट, आगे देखते हैं। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स रेज फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वेयर एज ट्रेडिंग कंसर्न रेज फंड फाइनेंस थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो लोग इक्विटी शेयर इशू करते हैं या फिर डिबेंचर से पैसा लेते हैं, और जो ट्रेडिंग कंपनी होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है जो गुड्स को परचेज करते हैं और बेचते हैं मार्जिन रख के, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब दे आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड दे आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ओके, सो जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो लोग कहाँ से रेज करते हैं फंड? बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स और एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, द डेवलप्ड कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विथ स्टेबल अर्निंग्स, जिसका अर्निंग कैसा है? स्टेबल है, जिसको कंटिन्यूसली अर्निंग होता है, कैन ईजिली रेज फंड बाय इशू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज एंड ऑल्सो यूज ऑफ रिटेन अर्निंग्स टू बैलेंस देयर प्रोजेक्ट्स। ओके, जो अच्छी कंपनी होती है, जो स्टेबल कंपनी होती है, जिनका प्रॉफिट रेगुलरली उनको मिल रहा है, दैट कंपनी, वो जो कंपनी दे टेक द मनी फ्रॉम डेब्ट सिक्योरिटीज। ओके, डेब्ट सिक्योरिटी कौन कौन सा होता है? डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बॉन्ड्स। ये सब क्या होता है? बोरोड फंड होता है, उसको हम लोग डेब्ट फंड भी बोलते हैं। इफ कंपनी नीड्स फंड्स ऑन रेगुलर बेसिस इट कैन रेज फंड्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू लार्ज प्रोपोर्शन। ओके, तो जब कंपनी को फंड चाहिए होता है रेगुलर बेसिस पे, देन कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स। इफ फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, अगर शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए होगा, द कंपनी कैन रेज फंड्स थ्रू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ओके, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए चाहिए होगा तो कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। रिटेन अर्निंग्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। ओके, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट द रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच कंपनी कीप्स असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। ओके, तो उसके लिए कंपनी अपना रिजर्व ही यूज़ करती है, वो कंपनी का एक इंटरनल फाइनेंसिंग होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड होता है। इट इज़ नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब हमारी प्रॉफिट का जो हिस्सा हमने निकाल के रखा था, जो हमारा रिजर्व था, उसको हमने फिर से क्या किया? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। द कंपनी ऑल्सो बोरोज लोन्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो कंपनी रिजर्व भी यूज़ करती है और कंपनी लोन भी लेती है फ्रॉम द बैंक, एंड कंपनी कैन ऑल्सो टेक द लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। ओके, आगे और देखते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज़ द चीपेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ओके, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप चैप्टर नंबर 1 का जो वीडियो होगा, ओके, वन थिंग दैट जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक किया है, ये सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने चैप्टर वाइज सारे वीडियोस अपलोड किया है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। जो ट्रेड क्रेडिट होता है ये फ्री होता है। ओके, हमने डिस्कस किया है इसको। सेलिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू द बैंक फॉर सर्टन अमाउंट स्लाइटली लेसर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हमने चैप्टर नंबर 2 में और इसको अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, आगे देखते हैं। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ये दिस बिल्स आर रिटेन बाय द बैंक एज सिक्योरिटी एंड ग्रांट शॉर्ट टर्म लोन्स टू द बिजनेस इंटरप्राइजेस। ओके, सो जो बिल होता है कंपनी के पास, ये कंपनी एज अ सिक्योरिटी भी रखती है बैंक के पास। ओके, और उसके अगेंस्ट में कंपनी को लोन मिलता है फ्रॉम द बैंक। ऑलराइट, तो ये था आपका फर्स्ट जस्टिफिकेशन का आंसर। ओके, द फॉलोइंग हैज़ मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। इतने सारे सोर्सेस है, उसमें आप 3 या 4 सोर्सेज भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको उस पर मार्क्स मिल जाएगा। ऑलराइट,
चलो अभी हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2। देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाया है चैप्टर नंबर 1 में, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो बुक में दिया हुआ है ओके, वो पूरा आपको वैसा हमको फॉलो नहीं करना है। मैंने अपने तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, इस आंसर को फ्रेम किया है। ओके, ये जो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है उसको मैंने फ्रेम किया है। आप एक बार वो वीडियो को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और आपको ये आंसर में रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप बुक को रिफ़र मत करो। बुक का भी मैटर मैंने उसमें दिया हुआ है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को तो आप वो वीडियो देखकर सीख सकते हो। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगा। ऑलराइट, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिक्स कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। ओके, तो हमको पता है फिक्स कैपिटल जो होता है कंपनी का, वो कंपनी के पास परमानेंटली होता है, मतलब हमेशा के लिए कंपनी के पास होता है। जब तक कि कंपनी बंद नहीं हो जाती है तब तक की कंपनी के पास वो पैसा होता है। दैट इज़ वाई कंपनी कॉल्ड दैट कैपिटल एज अ परमानेंट कैपिटल। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल which is invested or used for purchasing fixed assets such as land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor vehicles etc. इसमें कंप्यूटर्स भी आ जाएगा। ओके, सो ये फिक्स एसेट्स है। तो कंपनी फिक्स कैपिटल कंपनी को क्यों चाहिए होता है? टू परचेज द फिक्स एसेट्स फॉर द कंपनी के लिए फिक्स एसेट्स को परचेज करना। दिस फिक्स एसेट्स आर यूज इन द कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दिस एसेट्स आर नॉट मीन फॉर रीसेल। ओके, तो ये कंपनी अपने बिजनेस के लिए खरीदती है, इसको रीसेल, इसको सेल करने के लिए कंपनी परचेज नहीं करती है। ऑलराइट, इन अदर वर्ड्स फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। ऑलराइट, तो फिक्स कैपिटल कंपनी को क्यों चाहिए होता है? टू परचेज द फिक्स एसेट्स। एक्वायर का मतलब होता है टू टेक, टू परचेज। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। फिक्स कैपिटल रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट परमानेंटली। मतलब आपने एक बार का फर्नीचर परचेज कर लिया तो वो हमेशा के लिए आपके पास होता है। ओके, आपने अगर ज़मीन परचेज़ किया, लैंड परचेज़ किया, तो वो भी आपके पास हमेशा के लिए होता है। दैट इज़ वाई इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट। ओके, इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ टेंजिबल एंड ड्यूरेबल फिक्स एसेट्स ओन्ड और यूज्ड। ओके, टेंजिबल मतलब हम लोग उसको देख सकते हैं, उस एसेट्स को छू सकते हैं, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेबल मतलब काफ़ी टाइम तक के वो एसेट्स हमारा चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। फिक्स कैपिटल इज़ नीडेड एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू कंपनी। जब न्यू कंपनी होगी तो बट ऑब्वियस उसको एसेट्स की ज़रूरत होगी। बिना एसेट्स के, बिना मशीन के, बिना लैंड के उनका काम होगा नहीं। दैट इज़ वाई जो नया कंपनी होता है उनको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट हमेशा होता है। फिक्स कैपिटल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड फॉर परचेसिंग इक्विपमेंट विच आर यूज इन दी बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स फिक्स कैपिटल जो होता है वो रिक्वायरमेंट होता है कंपनी को। क्यों? टू एक्सपांशन। ओके, एक्सपांशन के लिए मीन्स व्हाट? टू एक्सपांड द बिजनेस। सो व्हेन अ कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपांड द बिजनेस, दैट टाइम कंपनी रिक्वायर्ड मोर कैपिटल। ओके, फिक्स कैपिटल। पॉइंट नंबर 3, द बिग बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो बड़े बिजनेस होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे, सच एज रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट। अभी रेलवेज आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। रोड ट्रांसपोर्ट भी एक बड़ा बिजनेस है। एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज इन्वेस्ट ह्यूज सम इन फिक्स एसेट्स। ओके, क्योंकि अगर रेलवे की बात करोगे तो रेलवे का जो ट्रैक होता है वो एक बार बिछाया तो परमानेंटली काफ़ी ईयर्स तक के वो चलता है। ओके, द जनरल रूल स्टेट्स दैट बिगर द साइज ऑफ बिजनेस हायर द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब जितना बड़ा बिजनेस आपका होगा उतना ज़्यादा ये रिक्वायर्ड फिक्स कैपिटल। Newly established organization needs more investment in fixed assets than that required by the established business firm। मतलब जो ऑलरेडी established कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, उन लोगों ने तो ऑलरेडी परचेज कर लिया होगा तो उनको अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बट जो नया बिजनेस है, जिसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, हाँ, उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा कंपेयर टू एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। ओके, ना ये यहाँ पे आपको इतना ही है। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका फिक्स कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, तो आपको जस्ट फिक्स कैपिटल के बारे में इसको बताना है इसके अंदर। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी 4th क्वेश्चन जो आपका है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ओन्ड फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ऑलराइट, तो ये आपका सेल्फ स्टडी में है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ऑलराइट,
चलो आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, देर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स कैपिटल का जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है वो बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैंने बनाया, सो दैट आपको वो पढ़ते ही वो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी वहाँ पे। उसी तरीके से जो वर्किंग कैपिटल है, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, सो दैट आप जिसको इसको रीड करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का भी वीडियो मैंने बनाया चैप्टर नंबर 1 में, आपको चाहिए तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन दोनों का जो लिंक है मैं उसमें शेयर करूँगा, और यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे ओके ये क्वेश्चन के बारे में। सो जो आपको एक्चुअल जो दिया हुआ है बुक के अंदर वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन आपका फ्रेम किया हुआ है वो क्वेश्चन आप रेफ़र करोगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप ये देखकर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑलराइट, चलो देखते हैं अभी इसको। द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल। ओके, मतलब बिजनेस का नेचर मीन्स व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है। बट ऑब्वियस अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो ये लोग गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होगा वर्किंग कैपिटल का वो हाई होगा। ओके, तो बेसिकली हमको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट हाई होगा और कहाँ पे लो होगा। ओके, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, मतलब सिंपल सा ऐसे फैक्टर्स जहाँ पे आपको ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा और कहीं पे आपको कम होगा, तो कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा यहाँ पे आपको ऐसे पैराग्राफ बना के दिया हुआ है। लेकिन जो हमने जो वीडियो में पढ़ा है उसमें हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को दो पार्ट में, दो सिचुएशन हमने क्रिएट किया है, और वो दो सिचुएशन की हेल्प से हमने सारा आंसर पढ़ा है। ऑलराइट, चलो अभी देखते हैं द नेचर एंड साइज मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म एंड अ बिग रिटेल इंटरप्राइजेस नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, whereas small concern need small amount of working capital। मतलब बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। छोटा बिजनेस है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज, जितना आपका सेल्स इंक्रीज होगा देयर विल बी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब जितना इंक्रीज होगा उतना आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा गुड्स, और जितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा उतना ये रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, एंड वाइज वर्सा। If the production cycle period is longer, the company needs more capital, more working capital and vice versa। ओके, तो मतलब जितना कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल मतलब द टाइम पीरियड विच कंपनी इज टेकिंग टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, मतलब कच्चे माल को पक्का माल गुड्स बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है कितना टाइम ले रहा है, कितना ड्यूरेशन ले रहा है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा बनने में तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, कम टाइम लेगा तो रिक्वायरमेंट कम होगा, क्योंकि आप जल्दी से बेच कर आप पैसा रिसीव कर सकते हो। ऑलराइट, तो आपके पास पैसा होगा, अगर पैसा होगा तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा। चलो पॉइंट नंबर 2, इफ़ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज आर मोर लिबरल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस फेवरेबल देन लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। Conversely, if the firm does not get proper credit facility from suppliers and offer credit facility to its customers, then more amount of working capital will be required। Okay, if credit control policy of the firm is sound, then cash inflow will improve, which in turn will reduce the requirement of working capital। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, मैंने उसको सेपरेट करके आपको बताया, मतलब बहुत ही ईजी में बताया है। तो वहाँ मैं भी आपको स्लाइड बताता हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 3 और 4 एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आपको जो हमने आंसर को जो फ्रेम किया है वो आंसर हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, along with expansion and growth of the firm or company in terms of sales and fixed assets, the requirement of working capital increases। If there is proper coordination, communication and cooperation between production department and sales department, then the requirement of working capital will be less। मतलब अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा डिपार्टमेंट्स के बीच में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एंड सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में, तो वहाँ पे आपका जो वेस्टेजेस होगा वो कम होगा। अगर वेस्टेजेस कम होगा तो यू रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इफ़ रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज़ हायर देन मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
Point number 4, the firm or companies producing or selling seasonal products such as umbrella, raincoats, woolen clothes, crackers, etc. need more working capital during their respective season. तो वो हाई सीजन होता है जहाँ पे ज़्यादा सेल होता है, तो आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा. ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, सो यू रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सिमिलरली ड्यूरिंग बूम पीरियड सेल्स इंक्रीजेस. जब बूम पीरियड होता है मतलब मार्केट में सबके पास पैसा है, वो टाइम पे सेल्स विल इंक्रीज एंड नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड्स. जितना सेल होगा उतना ज़्यादा आपको गुड्स बनाना पड़ेगा. कन्वर्सली ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड मतलब वो पीरियड जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं होगा, सेल्स डिक्लाइन एंड कंसिक्वेंटली नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल डिक्लाइन. तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा रिसेशन में, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा ही नहीं होगा कुछ भी परचेज करने के लिए, तो आप प्रोड्यूस ही नहीं करोगे, इतना सेल्स नहीं होगा आपका. सेल्स नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन बंद कर दोगे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बंद करोगे तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये था पॉइंट नंबर 4 आपका. ओके, तो ये आपका जस्टिफिकेशन है. अगर आपको ईजी वे में देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ये हमारा जो मैंने पीपीटी बनाया है. ओके, और मतलब आप ये वो भी लिख सकते हो जो भी हमने पढ़ा, या फिर आप ये पढ़ सकते हो. यहाँ पे आपको दिख रहा है जितने भी पॉइंट्स, टोटल 10 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं. ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. एज यू कैन सी हियर, नेचर ऑफ बिजनेस, लग्जरीज प्रोडक्ट बनाता है या मैन्युफैक्चरिंग बनाता है. ओके, तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, सारी कंडीशंस को मैंने एक्सप्लेन किया है. तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप वहाँ पे जाके इसको आराम से अगर एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, सो ये नेचर ऑफ बिजनेस है आपका. उसके बाद में साइज ऑफ बिजनेस, देन वॉल्यूम ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस साइकिल, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, क्रेडिट कंट्रोल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मैनेजमेंट एबिलिटी, एक्सटर्नल फैक्टर्स. ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. और सेम वे में फिक्स कैपिटल का भी मैंने ऐसे ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. हर एक पॉइंट का 2 सिचुएशन हमने क्रिएट किया है, और उसकी हेल्प से हमको पता चला है कि कंपनी रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में. आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझी होगी, आपको कुछ भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी. टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.